तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अलग अलग वेव के प्रोपेगेशन के केस के बारे में। अभी हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन सभी केसेस के बारे में क्या बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन के ही बारे में, क्योंकि मैं आपको अलग से सभी वीडियोस देने वाला हूँ जो कि इन सभी अलग अलग प्रोपेगेशन के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। Propagation of electromagnetic wave happens along to the ground surface of earth from transmitter to the receiver antenna, that is called ground wave propagation। मतलब कि अगर आपके कोई सिग्नल का प्रोपेगेशन ट्रांसमीटर एंटेना से लेकर यहाँ पे रिसीवर एंटेना तक होता है और वो आपकी इस अर्थ सरफेस के अलोंग में होता है, मतलब कि अर्थ सरफेस के एकदम नियर होके क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के एकदम नियर में है, इसकी वजह से आप इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। अ ग्राउंड वेव इज एन ईएम वेव that travels along the surface of earth, therefore ground wave are sometimes called surface wave। मतलब कि ये ग्राउंड वेव एकदम अर्थ की सरफेस के नियर में रहकर क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, जिसकी वजह से आप इसे क्या बोल सकते हैं, आप इसे सरफेस वेव भी बोल सकते हैं। वी कैन सी द प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव इन द फॉलोइंग फिगर। तो आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि ये ट्रांसमीटर एंटेना से होकर रिसीवर एंटेना तक अर्थ की सरफेस के नियर में रहकर ये ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन किस तरह से होता है। आपको ये याद रखना है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी स्मॉल रेंज की होती है। मतलब कि ये जो आपकी शॉर्टर फ्रीक्वेंसी थी 3 से लेकर 30 किलोहर्ट्ज तक, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे यूज होती है। और दूसरी बात कि यहाँ पे यूज होने वाले एंटेनाज क्या होते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में बड़ी साइज के होते हैं। क्योंकि ये जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन की लेमड़ा होती है वो लेमड़ा बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और हम यहाँ पे जानते हैं कि एंटेना की साइज लेमड़ा की कंपैरिजन में लेमड़ा बाय 4 के डायमेंशन में होनी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन और रिसीविशन का काम अच्छी तरह से हो सकता है। तो ग्राउंड वेव की डेफिनेशन को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन को देखने के लिए, डेफिनेशन ऑफ स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि ये है आपकी अर्थ की सरफेस और इस अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पे है हमारा ट्रांसमीटर एंटेना और यहाँ पे है हमारे अलग अलग रिसीविंग एंटेनास। तो इस ट्रांसमीटर एंटेना में से ट्रांसमिट होने वाला सिग्नल हमारे इस आयोनोस्फीयरिक लेयर में से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहाँ पे पहुंचता है, ये पहुंचता है आपके रिसीविंग एंटेना की ओर। तो ये जो आपके आयोनोस्फीयरिक लेयर है वो आयोनोस्फीयरिक लेयर अर्थ की सरफेस से कुछ हायर डिस्टेंस तक क्या करते हैं, वहां पे आए हुए हैं। तो यहां तक आपको सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा। और वो सिग्नल वहां पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पोर्शन के कारण वहां से क्या होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे कुछ फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करेंगे। और उस फिनोमिनन के कारण वो सिग्नल रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगा, रिसीविंग एंटेना की ओर आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्काई वेव प्रोपेगेशन। क्योंकि ये जो अपर एटमॉस्फेयर का पोर्शन है उसे हम बोलते हैं स्काई, जो कि अर्थ के अपर सरफेस में आता है, अपर लेयर्स में आता है। इसकी वजह से हम इस प्रोपेगेशन को भी बोलते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना इज रिफ्लेक्टेड बाय द आयोनोस्फियरिक लेयर्स, या फिर इसे ये बोलते हैं कि ये स्काई की वजह से क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है, एंड रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटेना, दैट इज रिफर्ड एज द स्काई वेव प्रोपेगेशन। मतलब कि अगर आपका सिग्नल आयोनोस्फियरिक लेयर की वजह से या फिर उस स्काई की वजह से रिफ्लेक्ट होकर ट्रांसमीटर से होकर रिसीविंग एंटेना तक प्रोपेगेट करता है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन में जो भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यूज होता है वो सिग्नल ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के सिग्नल से क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी का। मतलब कि उसकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ ग्राउंड वेव की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दे रखा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से होकर 30 मेगाहर्ट्ज की रेंज में आती है। मतलब कि आपको स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए जो भी बैंड यूज करना है वो बैंड 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बैंड को अलोंग करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बात की स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे स्पेस वेव प्रोपेगेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ स्पेस वेव प्रोपेगेशन: द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटेना इज रिफ्लेक्टेड बाय द सैटेलाइट एंड रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटेना, दैट इज रिफर्ड एज द स्पेस वेव प्रोपेगेशन। मतलब कि कोई एक हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो कि ट्रांसमीटर एंटेना से होकर वो कहाँ पे जाता है, वो पहले सैटेलाइट की ओर जाता है और वो सैटेलाइट अपने अंदर यूज किए हुए ट्रांसपोंडर को यूज करके वो एक दूसरा सिग्नल बनाते हैं। जो सिग्नल वो किसकी ओर ट्रांसमिट करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर एंटेना की ओर। तो ये जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हुआ, ये कम्युनिकेशन रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन कोई आयोनोस्फियरिक लेयर्स के कारण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज है। जबकि आयोनोस्फियरिक लेयर के प्रोपेगेशन में जो फ्रीक्वेंसी यूज हुई थी वो फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक थी। लेकिन अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हैं तो वो जो प्रोपेगेशन होगा वो प्रोपेगेशन आयोनोस्फियरिक लेयर के कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आयोनोस्फियरिक लेयर को क्या कर देता है, उसे पेनेट्रेट करके उसके बाहर हो जाता है, जिसके कारण आपको जो सैटेलाइट यूज करना होता है वो सैटेलाइट आयोनोस्फियरिक लेयर के बाद में वहां पे क्या हुआ होता है, वहां पे वो भेजा हुआ होता है। तो वो सैटेलाइट वहां पे लोकेट होने के कारण वो वहां से क्या करता है, इस ट्रांसमिटिंग एंटेना से आने वाले सिग्नल को कैच करके अपने ट्रांसपोंडर सर्किट में उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल ट्रांसमीटर एंटेना से सैटेलाइट की ओर जाता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट से होकर रिसीविंग एंटेना तक पहुंचने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होती है, इमैच होती है, अलग होती है। ये काम कौन करता है, ये काम ट्रांसपोंडर्स करते हैं। मतलब कि सैटेलाइट के अंदर यूज की हुई अलग अलग सर्किट, जिसे हम ट्रांसपोंडर के नाम से जानते हैं, वो सर्किट आपकी इस ट्रांसमीटर एंटेना से आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसे रिसीविंग एंटेना की ओर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में ही क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो ये काम इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके या फिर एक दूसरे के साथ इंपोज होके कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ना करे। क्योंकि अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम होगी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दे सकते हैं। और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस आपके दोनों सिग्नल को क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी तरह वेनिश कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के साथ कुछ डिफरेंट फेज के डिफरेंस के साथ कंबाइन होके पूरे के पूरे सिग्नल को डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करने का कारण ये है कि आपके सिग्नल एज इट इज मेंटेन रहे और उसकी इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। तो ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाने का काम है इसे हम बोलते हैं अपर लिंक और डाउन लिंक। मतलब कि ये जो अपर लिंक का सिग्नल होता है और डाउन लिंक का सिग्नल होता है वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या की हुई होती है, वो अलग अलग होती है। तो इस अपर लिंक और डाउन लिंक के ये जो सिग्नल होते हैं इसके बारे में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बात करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब आप स्पेस वेव प्रोपेगेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक सैटेलाइट का यूज करना पड़ता है, जो सैटेलाइट आयोनोस्फियरिक लेयर से कई ज्यादा हाइट के ऊपर क्या किया हुआ होता है, लोकेट किया हुआ होता है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का चेंज तैयार होता है वो चेंज जो सर्किट करती है वो सर्किट किस में यूज की हुई होती है, वो होती है एक सैटेलाइट के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर्स। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने के कारण ही वो आयोनोस्फियरिक लेयर को क्या कर सकती है, पेनेट्रेट कर सकती है। तो आई होप कि आपको ये स्पेस वेव प्रोपेगेशन का जो डेफिनेशन था वो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
दूसरा केस जो बनता है इसी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं LOS, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जो कि आपके ट्रांसमीटर एंटेना और रिसीवर एंटेना दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। तो इसे जो डेफिनेशन बनती है, इस डेफिनेशन को मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। The another possible way for the space wave propagation is LOS, direct propagation from the TX, मतलब कि ट्रांसमीटर एंटेना से लेकर रिसीवर एंटेना। तो मतलब कि ये जो दूसरा पॉसिबल वे है स्पेस वेव प्रोपेगेशन के केस में, वो कौन सा है, वो ये है कि आप ट्रांसमीटर एंटेना से होकर रिसीवर एंटेना तक इस सिग्नल को डायरेक्टली प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज वही होगी जो कि हम यूज करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो दोनों रेंज में यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम है, जिसकी वजह से इन दोनों को हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन के पोर्शन में ही बोलते हैं, चाहे फिर वो सैटेलाइट के कारण रिफ्लेक्ट हो या फिर ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटेना दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। तो आई होप कि आपको ये जो स्पेस वेव प्रोपेगेशन का फिनोमिनन था, वो फिनोमिनन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर के। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन ये बन के आता है कि हमने पहले बात की थी रेडियो वेव को इस EM स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लोकेट किया जाता है उसके बारे में, और यहाँ पे हमने देखा कि उसकी हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने कंपेरेटिव लेम्बडा में टर्न आउट किया। और ये जो कंपेरेटिव लेम्बडा मतलब कि उसकी जो वेवलेंथ बन के आती है, वो वेवलेंथ कुछ 10⁵ मीटर से लेकर 10⁻³ मीटर तक आती है, मतलब कि 100 किलोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में आती है, जो कि हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की साइज होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रेडियो वेव का यूज करते हैं फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर हमने इस रेडियो वेव के अलग अलग बैंड को देखा, और ये जो बैंड है उन सभी बैंड में हमने ये देखा कि 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक ये जो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी का बैंड है, वो कितने अलग अलग सब डिविजन्स में डिवाइड होता है, जिसका हमने एक टेबल देखा था। फिर हमने प्रोपेगेशन के अलग अलग मोड्स को देखा कि वो अलग अलग प्रोपेगेशन के मोड क्या हो सकते हैं। तो वो प्रोपेगेशन के मोड थे कुछ ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, एक था स्काई वेव प्रोपेगेशन, और तीसरा था उसका स्पेस वेव प्रोपेगेशन। और उन सभी प्रोपेगेशन में यूज की जाने वाली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने देखा कि अगर लेस देन 30 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है तो वो यूज होती है ग्राउंड वेव के लिए, और ग्राउंड वेव एग्जैक्ट अर्थ की सरफेस को टच करके प्रोपेगेट होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसे क्या बोला, सरफेस वेव का भी नाम दिया था। और फिर हमने 30 किलोहर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को यूज किया, मतलब कि 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक, जो कि आयोनोस्फीयरिक लेयर की वजह से रिफ्लेक्ट होती है, जिसे हमने बोला स्काई वेव प्रोपेगेशन। और बाद में जब हम 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं तो उसे हमने बोला स्पेस वेव प्रोपेगेशन, जो कि प्रोपेगेशन होता है एक सैटेलाइट की वजह से। वहां पे हमने अपर लिंक और डाउन लिंक के बारे में बात की, और दूसरी बात हमने ये की कि वहां पे एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एंटेना के बीच में डायरेक्ट पाथ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हमने एनर्जी के लॉस के बारे में भी देखा कि जब कोई सिग्नल एक ट्रांसमीटर एंटेना से रिसीवर एंटेना की ओर जाता है तो वो एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करने के कारण ही प्रोपेगेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो आयोनाइजेशन करता है जो कि आयोनोस्फीयरिक लेयर में होता है, या फिर ये जो प्रोपेगेशन होता है ग्राउंड वेव के केस में, वो प्रोपेगेशन हो सकता है इंड्यूस्ड वेव के जनरेशन के कारण। तो ये जो आयोनाइजेशन की प्रोसेस है या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर होने वाले इस इंड्यूस्ड वेव के जनरेशन की सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, और इस एनर्जी के लॉस के कारण आपका सिग्नल एक लिमिटेड रेंज के ओर ही क्या हो सकता है, प्रोपेगेट हो सकता है। तो ये था हमारे इस पूरे के पूरे वीडियो का कंक्लूजन। आई होप कि आपको ये सभी टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर
इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।